श्री गंगापति नमः। श्री गणेश की वंदना कर जिनके स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश तथा माता शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका गौरव स्तोत्र द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी हम प्रयुक्त करते हैं वह दिन पंचांग से लिए जाते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक हम यूट्यूब के सौजन्य से सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और यह इसी इसी पहले भाग का पंचांग मुहूर्त को लेकर आपके सुझाव के अनुरूप हम इस पंचांग का लघु रूप आपके लिए अलग से भी प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंध है, जिसे तारा बलम कहते हैं। यह चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं और जन्म कुंडली में और आज भ्रमण जो कर रहे हैं गोचर में उनका ताल मिलकर आज का तारा क्या कहता है, ये हम इंगित करते हैं सुरता और अशुभता के बारे में। यह मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके आधार पर ग्रहों के बारे में हम जान सकते हैं किसी भी जातक का पूरे जीवन का विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग जन्म राशि से संबंधित है, यानी राशि से संबंधित है। राशि के अनुसार आज कैसा स्थिति होने के संकेत हैं। यह चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण करते हैं और चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में होते हैं उन दोनों का ताल मिलकर यह निकाला जाता है और इसे चंद्र बलम कहते हैं। चौथा भाग चौघड़िया से संबंध है, जो कि एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है और यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए इसका उपयोग होता है, चाहे वह कार्य आपका दैनिक कार्य से संबंधित हो, पूजा पाठ से हो, साधना आदि से हो, पहली बार कोई कार्य कर रहे हैं उसके उस संबंध में हो, ग्रहों से संबंधित कार्य हो, या संक्षेप में हम कहें कि वो सारे कार्य हो जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करें। ये काफी उपयोगी है और इसकी उपयोगिता के संदर्भ में हमने हिंदी और अंग्रेजी में भी अलग से वीडियो डाला है। इसकी उपयोगिता को देख विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। 5वां और अंतिम भाग अंक बोलते, अंक समझते, अंक हमें सुख और सुख होते हैं। अंकों के गोद में रहकर जन्म लेकर और अंकों की गोद में रहकर पल बड़ा होकर भी अंकों को न पहचाने और अंक हमें नुकसान कर जाए, इससे बड़ी मूर्खता नहीं। इसलिए अंकों को पहचानना जरूरी है। अंक हम कौन से अंक हमारे लिए शुभकारी है, कौन से अंक शुभकारी है, कौन से चुनौती भरे अंक हो सकते हैं, इन अंकों को पहचानना और उन्हें टेबल में करना, यही अंक ज्योतिष का काम। तो अंक ज्योतिष पर प्रस्तुति, विशेष प्रस्तुति, जिसमें पहला भाग अंक ज्योतिष से संबंध है, अंकों को पहचानने के क्रम में है, और दूसरा भाग आज का अंक विभिन्न तिथियों को जन्मे, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के शुभता और शुभता के संदर्भ में क्या संदेश दे रहे। तो इस प्रकार हर भाग महत्वपूर्ण है, रोचक है, ज्ञानवर्धक है तथा उपयोगी, और इसे अधिक उपयोगी आपका सानिध्य बनी रहेगा अंत तक, ताकि इस प्रस्तुति का लाभ आप उठा सकें और हमारे जो कर्म है उसके विफल सकारात्मक हो सके, ताकि हम भी और आगे आपसे प्रोत्साहन लेकर और प्रस्तुति कर सकें। तो चलिए श्री राम का को याद करके हम आगे बढ़े। इसके पूर्व पंचांग पर थोड़ी सी चर्चा, इसकी महत्ता है। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में यह हमारे मन मस्तिष्क में जो रहता है, यह शुभ और अशुभ जानने का एक माध्यम है, किंतु यह इससे बढ़कर है।
यह हमारे हम सबकी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग का अनुसरण करके, पंचांग की महत्ता को देखते हुए पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें, और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर उन्हीं के चले श्री राम की अवधोष करते हुए, श्री राम को याद करते हुए चलते हैं प्रस्तुति। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत है आपका पहले भाग। आज का दिनांक 3 दिसंबर 2025, माह मार्गशीर्ष, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कल युग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:20 पर, सूर्यास्त 4:58। सनराइज एट 6:20 AM एंड सनसेट एट 4:58 PM। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन कर यात्रा कर सकता है। पंचांग के 5 वर्ग, तिथि दिन के 12:25 तक त्रयोदशी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद चतुर्दशी जो ऋता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र संध्या 5:59 तक भरनी, उसके बाद कृतिका। योग संध्या 4:57 तक शिव, 4:57 तक परित, उसके बाद शिव। और करण दिन के 12:25 तक कौलव, तत्पश्चात रात्रि के 10:33 तक गर्भ और फिर वनिज। तो ये रहे हमारे पंचांग के 5 वर्ग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं, और भोलेनाथ को नमन करते हुए जय भोलेनाथ कहते हुए देखते हैं कि भोलेनाथ का निवास कहाँ है और उनकी सूखता कैसी। जय ओम नमः भोलेनाथ। शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक त्रयोदशी तिथि है तब तक भोलेनाथ वृषारूढ़ पे सवार है, अभिष्ट सिद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी। तत्पश्चात वे चतुर्दशी होने पर पूजन में जाते हैं, क्योंकि शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। आज अभिजीत ओम मुहूर्त नमः किसी शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृत काल अपराह्न 1:46 से 3:10 तक, सर्वार्थ सिद्धि और रवि जो आज संध्या 5:59 से 6:28 तक, कल प्रातः विजय मुहूर्त अपराह्न 1:26 से 2:08 तक, गोधूली बेला संध्या 4:56 से 5:23 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:13 से मध्य रात्रि 0:06। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल दिन के 11:39 से 12:59 तक, कुलिक काल 10 दिन के 10:19 से 11:39 तक, यमगंड प्रातः 7:40 से प्रातः 9 बजे तक, वर्ज मुहूर्त जैसा हमने कल भी बताया था 2 भागों में था, और उसी को लेकर कंटिन्यूटी उसमें है। कल भोर में आज भोर में 5:19 से 6:43 तक पहला भाग, और दूसरा भाग कल भोर में 4:27 से 6:50, 5:50 तक। के लिए क्षमा प्रार्थी है। वर्ज मुहूर्त कल भोर में दूसरा भाग 4:27 से 5:50। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखते हैं। अंश के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और राहु और केतु, ये दोनों
ये सभी शुभ है। और शेष ग्रह, सॉरी, अंश के अनुसार यदि देखें तो सूर्य, चंद्रमा, शुक्रदेव और राहु और केतु ये शक्तिशाली है। शेष ग्रह अंश के अनुसार कमजोर है। आज चंद्रदेव का राशि परिवर्तन है, जब वो मेष से निकलकर वृषभ राशि में जाकर उच्च के होंगे। मंगल देव अस्त चल रहे हैं, बुध देव और बृहस्पति देव वक्री चल रहे हैं, शनि देव मार्गी हो चुके हैं। मंगल देव का जो अस्त है वो लंबी अवधि तक का है, ये अप्रैल तक जाएगी, इसलिए बस सावधानी रखने की जरूरत है। इस प्रकार यदि हम देखें, मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और अपनी राशि में 1 ग्रह, और अपनी राशि में मंगल देव। मंगल देव की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 4 ग्रह है। बुध देव की राशि में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि देखें, नक्षत्र के अनुसार यदि हम देखें तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 5 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में 2 ग्रह। और जो 2 ग्रह हैं वे बृहस्पति देव और राहु। इस प्रकार नक्षत्र के अनुसार बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, शुक्र देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, बुध देव के नक्षत्र में 2 ग्रह और केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रह के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे आज के पहले भाग के प्रश्न। दूसरे भाग में आपका स्वागत है। नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, इसे ताराबलम कहते हैं। आपके समक्ष एक सारणी प्रस्तुत है, और इस सारणी में आप देखेंगे कि ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वो चंद्रमा के गोचर से संबंध है, और ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वो जन्म कुंडली से संबंध रखता है। चंद्रमा जन्म नक्षत्र में होते हैं जन्म कुंडली में जातक के, उससे संबंध है। और इस प्रकार दोनों का मिलान जहां होता है उसी को, वहीं से हम गणना रखते हैं। नहीं, वो वही आज का फल होता है, तारा का फल। चंद्रमा के गोचर, मान लीजिए आज का चंद्रमा यदि हम देखें कि आद्रा नक्षत्र में आज का चंद्रमा, हम थोड़ी देर के लिए समझे कि भरणी नक्षत्र में है, तो भरणी नक्षत्र में विभिन्न जातकों के लिए कैसे फल होंगे, यह उनके कॉलम से और उनके रोज से मिला करके देख। यह मूलतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और नौ तारा चक्र पद्धति के अनुसार हम ग्रहों के बारे में भी जान सकते हैं, पूरे जीवन काल के बारे में। और ग्रह के बारे में अगर स्थिति पता चल गई तो दशा महादशा का फल, कुंडली में बैठे ग्रहों की का फल, साथ ही साथ विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कितने शुभकारी हो सकते हैं, ये सभी हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं। और तब जो कि हमारे निर्णय क्षमता को और बढ़ाता है, हमारा आत्मबल बढ़ाता है, और हम शुभ दशा महादशा में शुभ कार्यों का योजनाबद्ध तरीके से कार्य का निष्पादन कर शुभता ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। और अशुभ ग्रहों की स्थिति में हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं, जिससे पीड़ा कम हो। साथ ही साथ अशुभ नक्षत्र वाले व्यक्तियों से थोड़ी सी दूरी बना के रखें। इन्हीं शब्दों के साथ अब प्रश्न उठता है, ये नौ तारा चक्र पद्धति किस सिद्धांत पर काम करती है? तो नौ तारा चक्र पद्धति जिस सिद्धांत पर काम करते हैं वह सिद्धांत होता है, ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह का फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। अब प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र कुल 9 ग्रह, कैसे कि कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे, इसको निर्धारित करने के लिए 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणी में रखा गया, 9 नक्षत्रों का समूह था। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध।
और पहला नक्षत्र जो है हर श्रेणी में से, पहला 10वां, उदाहरण स्वरूप पहला 10वां 19वां, इनके स्वामित्व के टुकड़े बने। उसी तरह से उसी क्रम में दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र के स्वामित्व शुक्रदेव को गया। सूर्यदेव को मिला तीसरा 12वां और 21वां नक्षत्र। उसी तरह से चौथा 13वां और 22वां चंद्र नक्षत्र चंद्रदेव के अधीन गए। तो इस प्रकार सभी नक्षत्रों के का स्वामित्व ग्रहों को दिया गया। अब फलित कैसे कर, तो नक्षत्र और ग्रहों का जो स्वामित्व है उसकी सूची आपके समक्ष, जो आप इसे सहेज कर सकते हो, रख सकते हैं। आपके लिए यह सूची वो भविष्य में उपयोगी हो सकती है। अब फलित कैसे करते हैं, इसके लिए चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में हो उनके स्वामी को फल देखें और वहीं से गणना आरंभ करें। वो पहला ग्रह होते हैं। जातक का दशा महादशा उसी दशा महादशा में जन्म हुआ होता है और उसी दशा महादशा में उसके पिछले जन्म में मृत्यु हुई। तो दशा हम इस तरह से पहला ग्रह को बनते हैं और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह जो होते हैं वे शुभकारी होते हैं। पहला तीसरा पांचवां सातवां ग्रह जो होते हैं वे पीड़ादायक बाधक। इस प्रकार ग्रहों के नाम हम जान गए कि कौन से ग्रह शुभकारी होंगे कौन से अशुभकारी, और इस प्रकार हम फल को निकाल सकते हैं। पूरे जीवन काल जन्म कुंडली के बैठे ग्रहों की स्थिति भी जान सकते हैं और साथ ही साथ उस नक्षत्र में जन्मे जातक, तो हमको बिजनेस पार्टनर किसी से बनाना है तो हम ऐसे नक्षत्र में जन्मे जातक का को ढूंढेंगे, बिजनेस पार्टनर से बनाएंगे जो संपत्ति के कारण, क्योंकि तभी हमारी जो है धन लाभ होने की संभावना है। इस प्रकार हम नक्षत्रों के बारे में जानकर अग्रिम रूप से नौतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी होता है। इसलिए नौतारा चक्र पद्धति पर हमने अलग से वीडियो आपके लिए रखा, आप उसे देख सकते हैं। यूट्यूब पर रखा हुआ, सहेज कर रखा हुआ, आप उसे देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। यहाँ संक्षिप्त चर्चा हमने की, वहां पर भगवान राम, माँ सीता, पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली हमने चर्चा की है और उस पर चर्चा की। तो चलिए अब आपको वापस ले चलते हैं तारा। आज के तारा क्या कहते हैं, विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए क्या संकेत देकर है। तो पहला जो ये है 5:59 तक चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है। उसके बाद भी कृतिका नक्षत्र है। तो उदाहरण स्वरूप यदि देखें भरणी नक्षत्र के लिए जातक के लिए पहला भाग जन्म का हुआ जो कि पीड़ादायक है, और वही दूसरा भाग संपत्ति का होता है जो कि सुखकारी। आज का दिन यदि देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और शर्मिष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक तथा राहु के नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक, ये दोनों थोड़ा पीड़ादायक ज्यादा हो, सावधान रहने की आवश्यकता है। तो कुल 9 स्थितियां बनती है। जब आज का तारा जन्म, विपत, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्ययी, असाधक, नैतनी, अपीत, प्रतिनिधि। जब आज का तारा आपका मित्र, क्षेम, साधक, मित्र या अतिमित्र में हो तो शुभ कार्य, शुभता का संदेश है, संकेत है। और जब यदि विपत, जन्म, विपत, प्रत्यय या नैतन्य में हो तो अशुभता के संकेत है। अशुभ स्थिति में रहने पर दैनिक कार्य जो आरंभ हो चुके हैं, दैनिक कार्य में सावधानी, जो कार्य आप आरंभ कर चुके हैं उसमें सावधानी करते हुए उसका निष्पादन, साथ ही साथ नए कार्य आरंभ का को रोक कर रखे शुभ तारा के आने तक। उपाय कर जोखिम न ले, क्योंकि शुभता की संभावना कम हो जाती है। वैसे किताबों में जो लिखा है वो सूची आपके संबंध है समक्ष है। जन्म में आज का तारा हो तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में हो तो गुड़ का दान, प्रत्यय हो तो नमक का दान, और नैधन्य हो तो त्याज बहुत जरूरी। मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ग का, किंतु इसका उपयोग न करें, हमारा यही नेक सलाह है। तीसरा भाग
राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। तो आज राशि दो भागों में, तो चूंकि चंद्रमा का राशि परिवर्तन है तो इसे चंद्र बलन कहते हैं इस प्रक्रिया को। चंद्रमा जब तक मेष राशि में है तब तक मेष मिथुन कर्क तुला वृश्चिक और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। वहीं चंद्रमा जब वृषभ राशि में होकर अपने उच्च राशि में जाते हैं तो वृषभ कर्क सिंह वृश्चिक धनु तथा मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि के जातक के लिए तो सावधान रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं। तीसरा भाग, चौथे भाग में आपको ले चलते हैं जो कि चौघड़िया मुहूर्त ज्योतिष से संबंध रखता है। यह एक प्रकार का शुभ और अशुभ काल दर्शाता है जो किसी भी कार्य के लिए उपयोगी होता है जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, चाहे वह कार्य पहली बार किए जा रहे हो, दैनिक कार्य हो, ग्रहों से संबंधित कार्य हो, पूजा पाठ हो आदि। जिसमें भी हम शुभता की अपेक्षा करते हैं उसके लिए यह उपयोगी हुआ करता है। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो हिंदी और अंग्रेजी में रखे हैं। अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौकड़िया, हिंदी में चौकड़िया की। संक्षेप में हम बता दें कुल 7-8 चौकड़िया दिन के होते हैं, 8 चौकड़िया रात के होते हैं। और इनका साप्ताहिक दिनों से संबद्ध करने के लिए साथ ही चौघड़िया का नामकरण हुआ क्योंकि दिन के साप्ताहिक दिन साथ में। और आठवां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया हुआ करता है वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है। तो इस प्रकार हर चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हुआ। और हम जानते हैं कि हर साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह है और वे ग्रह विभिन्न कार्य, विभिन्न प्रयोजन, विभिन्न उद्देश्य के लिए उपयुक्त हुआ करते हैं। इसलिए चौघड़िया के भी का भी संबंध उन सभी ग्रहों के उन सभी कार्यों, उन सभी उद्देश्यों, उन सभी प्रयोजनों के लिए उपयोगी हुआ करता है। तो इसका उपयोग सभी कार्यों के लिए किया जा सकता है। अब चौघड़िया को देखते समय हमें यह जरूर देखना चाहिए कि कहीं अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं हो। दिन का चौघड़िया राहु वेला, काल वेला और वार वेला से ग्रसित रह सकता है और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि सूर्य देव, चूंकि दिन सूर्य देव से संबद्ध होते हैं और शनि देव से उनकी कटुता होती है, इसलिए शनि देव का जो चौघड़िया है काल चौघड़िया वह प्रतिदिन काल वेला से ग्रसित होता है। उसी तरह चंद्रमा रात के लिए और बुध की शत्रुता चंद्रमा से, इसलिए बुध का चौघड़िया जो लाभ चौघड़िया है प्रति रात वह काल रात्रि से ग्रसित। इस प्रकार अशुभता, इनकी अशुभता होती है और अशुभता जब भी हो तो उनका त्याग करना। अब चलिए आज देखते हैं आज का चौघड़िया क्या क्या है। तो आज का चौघड़िया, क्योंकि आज दिन बुधवार से है, लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, लाभ चौघड़िया से समाप्त। काल चौघड़िया जो प्रातः 9 बजे से 10 बजकर 19 मिनट तक है, जैसा हमने कहा काल बेला से ग्रसित है। और रोग चौघड़िया जो 11 बजकर 39 मिनट से 12 बजकर 59 मिनट दिन तक है, वह वार बेला और राहु काल दोनों से ग्रसित। इसी तरह रात्रि का जो चौघड़िया है लाभ चौघड़िया बुध का चौघड़िया वो रात्रि भोर, कल भोर में 3 बजे से 4 बजकर 41 मिनट तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित। इसका उपयोग नहीं करना। तो ये रहे हमारे चौथे भाग के प्रश्न। अब आपको ले चलते हैं पांचवें भाग में जो अंक ज्योतिष से संबंधित। अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक अंक ही प्रयुक्त होते हैं। शून्य को गणना में नहीं ली जाती और 1 से 9 तक ही अंक प्रयोग में आते हैं। एक आगे यदि ऐसा कोई अंक हमें मिलता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अंक प्रयुक्त हुए होते हैं तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित किया जाता है। 1 से 9 तक के बीच में 5 अंक ऐसा होता है जो
मजबूत स्थिति में होता है, मध्य स्थिति में होता है, तुलन का कार्य करता है। अपने से पहले आने वाले अंकों को और बाद में आने वाले अंकों को वह संतुलित करके रखता है। 1 से 9 तक अंक जो है, इनके स्वामी ग्रह अलग अलग हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5वां का बुध, 6ठा का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि और 9वां का मंगल। और इन ग्रहों के विशेष गुण होते हैं, इनके अ, धर्म होते हैं, इनके तत्व होते हैं, इनकी ऊर्जाएं। और यदि कोई अंक हमारे जन्म तिथि में मिसिंग है, नहीं है, तो वैसी स्थिति में हम अंकों को, उन अंकों की जो गुण है या ऊर्जा है, उससे हम वंचित रहते हैं। तो अंक यदि इसकी शुभता अशुभता को पहचानते हैं, उन अंकों की व्यवस्था करने का प्रयास। इन अंकों को विभिन्न नामों से जाना जाता है, इनकी उपयोगिता के अनुसार अंकों के लिए। 1 को राजा, सरकार या बॉस, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झूठ प्रयोग वाले व्यक्ति, 5वां राजकुमार या कुमार से, 6ठा मंत्री से या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7वां धर्मगुरु से या ऐसे व्यक्ति से जिन्हें ईश्वर द्वारा, प्रकृति द्वारा भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास। 8 अधीनस्थ कर्मचारी, नीचे समाज के नीचे तबके के लोग, नौकर चाकर और न्यायालय। और 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर आदि। इस प्रकार इन अंकों की उपयोगिता के अनुसार इन्हें विशेष नामों से पुकारा जाता है। हमने एक जन्म तिथि ली है उदाहरण के लिए, और इस जन्म तिथि को हम आकलन कर ज्ञानवर्धन के लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। आज का जन्म तिथि जिनका भी है 3 दिसंबर 1982। वैसे तो आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी जन्म है, किंतु चर्चा में कभी शरीर त्याग चुके व्यक्तियों की कुंडली पर सार्वजनिक चर्चा नहीं की जाती। तो आज का तिथि 3/12/1982। नियम के अनुसार सभी 2 से ज्यादा अंकों को प्रयोग जहां भी होते हैं, वह उनको एक अंक में परिवर्तित कर लिया जाता है, और यहां भी हमने कर लिया। ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें जन्म तिथि के रूप में ये अंक प्राप्त होते हैं। जन्म तिथि के रूप में तिथि, जो तिथि माह और वर्ष के रूप में आते हैं। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है, और इसे ड्राइवर कहते हैं, मूलांक कहते हैं। तिथि और माह मिलकर अचीवमेंट नंबर होता है, हमारा एटीट्यूड नंबर होता है, और ये हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। तिथि माह और वर्ष को जोड़कर हम भाग्यांक निकालते हैं, जो हमारे भविष्य की ओर इंगित करता है। मूलांक को ड्राइवर कहते हैं बोलचाल की भाषा में, और भाग्यांक को कंडक्टर। ये ड्राइवर और कंडक्टर की धुरी पर ही पूरा अंक ज्योतिष का हो। इसलिए सबसे पहला सूत्र, ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं। साथ ही साथ दूसरा सूत्र, भविष्य में हम कोई ऐसा अंक नहीं हम लाए जो ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु हो। एक उदाहरण देकर समझाता हूं। यदि बस चल रही हो, बस में ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में शत्रुता हो, तो बस आरंभ से ही समस्या में रहती है। जीवन के लिए वही, ड्राइवर का अंक और कंडक्टर का अंक आपस में शत्रु अंक हो, तो जीवन स्ट्रगल भरा होता है। वहीं बस पर ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हैं, आपस में ट्यूनिंग अच्छी है, लेकिन कुछ पैसेंजर ऐसे बोर्ड हो गए बीच में, जहां जो ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रु, वहीं से बस को जो बाधाएं चल मिलेगी, बाधा होगी बस को चलाने में सुचारू रूप से। इसलिए ये भी एक सीख है। और ड्राइवर और कंडक्टर हमारे जीवन में भी उनके अंक जो होते हैं, यदि हम कुछ ऐसे अंक ले आते हैं जो ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक हो, तो वहां से हमारे जीवन में बाधा हो सकती है। इसलिए शत्रु अंक को पहचानना नितांत आवश्यक है। और ड्राइवर कैसे निकाला जाता है? मूलांक। एक अंक का मूलांक यदि है, तो केवल उसी अंक को लेते हैं, लेकिन 2 अंक, 2 और 2 से ज्यादा कोई अंक हो कहीं भी,
तो उसे हम एकल अंक में परिवर्तित करें। यह याद रहे कि यदि तिथि या कहीं गणना में 11 22 33 हो या 13 14 16 19 हो, तो ये हमारे पूर्व जन्म से संबंधित कर्मों को भी दर्शाता है, जिसकी चर्चा हम अंग्रेजी की प्रस्तुति में किया करते हैं, क्योंकि एकल अंक में सिंगल प्रस्तुति होती है, लेकिन यहाँ लंबी चर्चा हो जाती है, इसलिए इसे थोड़ा रोकते हैं। अब आपके समक्ष ड्राइवर और कंडक्टर आ गए। अब उदाहरण स्वरूप ड्राइवर और कंडक्टर आपस में, तो फिर इनको सुधारा कैसे जाए? इसके लिए कोई एक ऐसा अंक हम व्यवस्था करते हैं जो कि मूलांक और भाग्यांक का दोष दोनों का, ताकि तालमेल बन सके। और यूनिवर्सल जो दोस्त होते हैं वह 1 और 5 होते। राजा किसी का शत्रु नहीं होता, पूरे प्रजा का होता है। हाँ, कटुता बनी रहती है शनि 8 नंबर से, शनि से, न्यायाधीश से, आदेश। तो इन अंकों को, यानी 1 से 9 अंक के लिए एक अंक बहुत ही अच्छा है, लेकिन 8 अंक को छोड़कर उसी तरह से यदि हम देखें तो 5 अंक सभी के लिए, जो हम आरंभ में कहे थे, सभी के लिए मित्रवत है। इसलिए ऐसे अंक को 5 जैसे अंक को व्यवस्था करते हैं जो कि दोनों का संतुलन कार्य करते हैं। साथ ही साथ 5 अंक आत्मबल भ्राता है, सेंटर का है। अब ये देखिए कौन सा अंक, स्रोत क्या होगा? अंक तो हम समझ गए कि ऐसे अंक को लाना है। स्रोत क्या होगा? तो स्रोत वह अंक होगा जो चिर होगा, यानी लंबा उसकी अवधि आयु होगी। और लंबी आयु किसकी हो सकती है? क्या मोबाइल अंक हो सकता है? नहीं। तो क्या गाड़ी का अंक हो सकता है? नहीं। मकान का अंक हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन वह आरंभ कब होगा? जब हम अपना मकान बनाएंगे, एक आयु को पार करने के बाद। फिर कौन सा अंक है? अंक वो है जो कि जन्म के तुरंत बाद हमें मिलता है, और वह अंक होता है नामांक, जो हमें धरती के ईश्वर प्रदान करते हैं, माता पिता। आप कहेंगे नामांक, नाम में तो अक्षर होते हैं, अंक कहां से आया? तो इन अक्षरों के अंकीय मूल्य हुआ करते। और इसलिए आज जो हमने जन्मतिथि ली है वो मिथाली राज का है, जो इंडियन वीमेन क्रिकेटर। उन्हें हार्दिक बधाई। अब नाम का जो पहला अक्षर होता है वह भी उतना ही ऊर्जा देता है, उससे कहीं ज्यादा देता है। तो नाम नाम, अब देखें, जो अक्षर प्रयुक्त हुए हैं उनके अंकीय मूल्य हैं, और उनके अंकीय मूल्य से उनको परिवर्तित कर हम उनका उपयोग कर एक अंक में परिवर्तित कर लेते हैं, जो कि हम फिर हमारे लिए वो उपयोगी होता है। नाम का पहला अक्षर भी काफी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अंक ज्योतिष में कहा गया है कि नाम का पहला अक्षर भी मूलांक और भाग्यांक का शत्रु न हो। इसलिए आप इस यहाँ हर अंक को जोड़ नोट करें और देखें। इस जातक का मूलांक, जातिका का मूलांक 3, भाग्यांक 8 है, और नामांक इनमें 5 पर जाता है। साथ साथ एंजल नंबर जो हम वर्ष से निकालते हैं, वर्ष के ये से, वह एंजल नंबर होता है। वर्ष के अपने एक अंक में परिवर्तित करके पुरुष के लिए 11 में से घटाते हैं, और महिला के लिए 4 उसमें जोड़, तो वह अंक निकलता है 6 अंक। क्योंकि 2 बना और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ दिए तो 6 बना। ये सभी अंक को हम एक जगह संकलित करके रखते हैं, आगे जानने के लिए कि कौन से शत्रु अंक। अब ये देखिए कि आप जानना चाहेंगे शत्रु अंक कौन कौन। जी हाँ, आपके समक्ष ले आया। 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, और 9 के 6 4 2 8। इन अंकों को सभी को, शत्रु, इनके अंकों और शत्रुओं को देखा जाए तो 4 7 8 9 ऐसे अंक हैं जिनके, जो अपने के ही शत्रु, यानी 4 मूलांक 4 भाग्यांक यदि होता है तो आम बोलचाल की भाषा में कहेंगे कि बहुत अच्छा है, क्योंकि मूलांक और भाग्यांक एक प्रकृति के। तो जी हाँ, ये शत्रु है।
उसी तरह 9 9 के, 8 8। आपके पास दूसरी सूची भी हमने रखी है, जो हर अंक का जो शत्रु अक्षर है वह है, तो नाम का ये पहला अक्षर नहीं। अब यहाँ हम मिलाते हैं कि 3 के शत्रु अंक कौन है, 6, और 8 के शत्रु अंक 1। इसलिए जातक को कोई भी एक अंक वाला कार्य नहीं करना चाहिए। एक अंक उनके हमेशा शत्रु बनेंगे कहीं ना कहीं। और 3 के एक जरूर मित्र है, लेकिन 6 है। 8 के लिए भी 8 के 6 मित्र होते हैं, लेकिन दो इन अंकों को, 1 और 6 अंकों का से परहेज कर। 5 अंक नाम का है, जो कि संतुलित करता है, यह शक्ति देता है। इस प्रकार इन अंकों के बारे में हमने आपको प्रस्तुति की। वर्षफल जानने के लिए इस तिथि में से, जन्म तिथि में से, जो 1982 वर्ष है उसको निकाल कर 2025 कर रखते हैं, और तब फिर गणना करते हैं। और वह देखते हैं कि जो रनिंग एज है, मूलांक और भाग्यांक जो है, उसका शत्रु तो नहीं है। यदि सामंजस्य सही है तो फिर उनके लिए बहुत अच्छा समय होने का चांस। लेकिन आप देखें, मूलांक 3 है और वर्तमान वर्ष 6 दे रहा है। 3 और 6 आपस में सब, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की। और साथ साथ रनिंग एज भी 8 8 दे रहा है, जो कि शनि का प्रतीक है। थोड़ा सावधानी की आवश्यकता, क्योंकि 8 अंक इनका भाग्यांक है और 8 8 का शत्रु है। अभी हमने चर्चा की। इसलिए हम इस प्रकार, जो इस ये वर्ष कैसा बीतेगा ये हम जान सकते हैं। अब आपको हम लेकर आए हैं अंतिम भाग में, जो कि आज की तिथि के अनुसार अब कैसा दिन रहने की संभावना है। तो इसे हम देखते हैं। ये 6 अंक आज के हैं। 6 अंक का सभी अंकों से के साथ मित्रता है, लेकिन तटस्थता 2 अंक के साथ है। 2 11 20 29 के साथ तटस्थ है। और शत्रु इनके दो, 3 12 21 30 अति शत्रु, 3 3 अंक, यानी 3 12 21 30 को जो जन्म जातक होंगे उनके लिए अति शत्रुता का है। आज 3 अच्छे नहीं होंगे। साथ ही साथ 9 अंक से भी 6 अंक की शत्रुता रहती है। इसलिए 9 18 27 तारीख को जन्म जातक किसी भी माह के, उनके लिए भी आज दिन उत्तम होने की संभावना नहीं है। उन्हें सावधान रहने की जरूरत। सेशन के लिए आज शुभता के संकेत है, इसलिए उनके लिए उत्तम दिन रहने की संभावना। 100% जहां स्कोर स्कोर मिल रहा है, 6 अंक को मिल रहा है, तब तो ये इनके लिए बहुत अच्छा दिन होने की संभावना। तो ये रहे आज के अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक आज के क्या बोल रहे हैं विभिन्न तिथि को जन्मे जात को। इस प्रकार यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि पूरी प्रस्तुति आपके लिए सो होगा, अच्छा, रोचक, ज्ञानवर्धक और लाभकारी तथा उपयोगी। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रयासरत हैं कि आप इस प्रस्तुति को और भी बेहतर बना सकें, इसलिए आपका सुझाव हम पर। यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि इस प्रस्तुति की सूचना, हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उसे लाभान्वित। और अंत में साझा करें प्रस्तुति को मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग। ज्ञान बांटने की चीज होती है। आज बुद्ध का दिन है, माँ शारदे का दिन है, श्री गणेश का दिन है, बुद्ध आईक्यू का दिन है। इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि शुभता, उसका फल, पुण्य का फल आपको मिल सके, ज्ञान का, आपका ज्ञान बांटने का। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज विराम लेते हैं। मैं बुद्धदेव, माँ शारदे तथा श्री गणेश से प्रार्थना करते हैं कि आपका दिन शुभ। जय श्री गणेश, जय माँ शारदे, जय बुद्धदेव।